नवंबर 2008 एक तरफ मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 29 दिसंबर को चुनाव परिणामों में 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 और कांग्रेस को 17 सीटें मिलीं। फारूक अब्दुल्ला का चौथी बार सीएम बनना तय माना जा रहा था। पार्टी के ज़्यादातर सीनियर नेता चाहते थे कि फारूक ही सीएम बने। फारूक ने 2 मौक़ों पर खुलकर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी जाहिर की थी। इसी बीच पार्टी में दबी जुबान उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाने की मांग उठने लगी। फारूक की बेटी सफ़िया अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने का समर्थन कर रही थीं, जबकि पत्नी मौली अब्दुल्ला बेटे उमर को सीएम बनाने के पक्ष में थी। यह तय हो गया कि 5 जनवरी 2009 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता सीएम शपथ लेंगे, लेकिन नाम तय नहीं हो पा रहा था। 4 जनवरी की देर रात तक फारूक विधायकों से मिलते रहे। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री बने या बेटे को सीएम पद की शपथ दिलाएं। आखिर में उमर को सीएम बनाने के लिए लंदन में रह रही उनकी मां मौली ने मोर्चा संभाला। मौली ने पति से बात करके अगली पीढ़ी के हाथ में सत्ता देने की बात कही, जिसे फारूक ने मान लिया। उमर के नाम पर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी भी राजी हो गई। 5 अगस्त को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेने पहुंचे तो वहां पूरा अब्दुल्ला परिवार नजर आया। उनकी मां मौली अब्दुल्ला के साथ उमर की बहनें सफ़िया और सारा भी वहां मौजूद थीं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं परिवार के बारे में। शेख अब्दुल्ला परिवार की कहानी की शुरुआत झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के सौरा इलाके से होती है। शेख अब्दुल्ला अपनी आत्मकथा आतिश ए चिनार में लिखते हैं कि उनके पूर्वज सप्रू गोत्र के कश्मीरी पंडित थे। उनके दादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। सूफी मीर अब्दुल रशीद बैहाकी से प्रभावित होकर उनके दादा ने इस्लाम अपना लिया। 1905 में शेख अब्दुल्ला के जन्म से 2 हफ्ते पहले ही उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो चुका था। शेख 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में वे पढ़ाई के साथ साथ अपनी पुश्तैनी शाल की दुकान पर भी काम करते थे। हायर स्टडीज़ के लिए शेख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए और 25 साल की उम्र में मास्टर्स करके वापस घाटी लौट आए। कश्मीर में डोगरा शासन के समय कश्मीरी मुस्लिमों के हक लिए वे सक्रिय हो गए। इसी दौरान 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी, जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। शेख इस पार्टी से जुड़े और अपनी लीडरशिप स्किल से फेमस हो गए। 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने शेख को उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से मिलवाया। शेख ने बताया कि धर्म को लेकर उनके विचार नेहरू से मिलने के बाद ही बदले। 24 जून 1938 को शेख ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। नाम बदलने पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रमुख रहे चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा था कि शेख अब्दुल्ला अब हमारे हाथ से निकल चुके हैं और उन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया है। इसके साथ ही चौधरी गुलाम अब्बास और मीरवाइज यूसुफ शाह जैसे मुस्लिम नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिमों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी जुड़ने लगे। 1947 में जब देश बंटवारे के द्वार से गुजर रहा था, तब कश्मीर के सामने ये सवाल था कि किस ओर रुख किया जाए। कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर अपनी किताब कर्फ्यूड नाइट में लिखते हैं कि विलय पर आधिकारिक फैसला लेने के लिए जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से कुछ समय मांगा था। हालांकि शेख अब्दुल्ला 2 राष्ट्र सिद्धांत के जरिए पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे। इसकी वजह से वे कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आ गए। शेख ने धर्मनिरपेक्ष भारत के भीतर जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जे का समर्थन किया था। ऐसा कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का 2 वजहों से विरोध कर रहे थे। पहली, नेहरू के साथ उनकी दोस्ती थी और उन्हें जिन्ना की राजनीति पसंद नहीं थी। दूसरी, उन्हें कश्मीर पर पंजाबी मुस्लिमों के प्रभुत्व का डर था।
अक्टूबर 1947 की बात है। भारत या पाकिस्तान में मिलने पर कश्मीर कोई आधिकारिक फैसला करता। इससे पहले ही पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने रियासत का विलय भारत में करने का फैसला लिया और अब तक नेहरू के दोस्त बन चुके शेख अब्दुल्ला ने भी इसका समर्थन किया। अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली और कश्मीर के बीच पुल की तरह मानते थे, इसलिए 1947 में हरि सिंह पर दबाव बनाकर उन्होंने शेख को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया। आज़ादी के बाद भी राज्य से जुड़ा कोई फैसला लेना होता तो नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात ज़रूर करते, लेकिन जल्द ही ये सब बदल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व वकील और लेखक एजी तौरानी अपनी किताब 370 अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं, 31 जुलाई 1953 को नेहरू ने एक नोट शेयर किया जिसे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी एमओ मथाई ने रिकॉर्ड किया था। इस नोट में नेहरू कश्मीर की सदर-ए-रियासत को राज्य में चल रही अनियमितताओं के चलते कुछ लोगों को पद से हटाने के लिए कहते हैं। करीब एक सप्ताह बाद 8 अगस्त 1953 को नेहरू एक पत्र लिखकर कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को पद से हटाकर बख्शी गुलाम मोहम्मद को उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हैं। द ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव रहे वप्पला बालचंद्रन लिखते हैं कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के पीछे उनकी भारत सरकार विरोधी नीतियां मानी जाती हैं। वे 1947 से 1953 के बीच कई मौक़ों पर कश्मीर को आज़ाद देश बनाने की बात भी कह चुके थे। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के कुछ देर बाद ही शेख को गुलमर्ग में गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह अपनी किताब आत्मकथा में लिखते हैं, जैसे ही शेख को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई तो उन्होंने नमाज पढ़ने और सामान पैक करने के लिए कुछ समय मांगा। उन्हें इसके लिए समय दिया गया तो उन्होंने अपने कमरे में बहुत से दस्तावेज जला दिए। 11 साल जेल में रहने के बाद अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। तब तक वे कश्मीर की आज़ादी की मांग एक तरफ रख चुके थे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर कश्मीर मसले पर जनरल अयूब खान से बात करने के लिए शेख अब्दुल्ला पाक पीओके पहुंचे। नेहरू की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। इस बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से उर्दू के मशहूर शायर हफीज़ जालंधरी भी शिरकत कर रहे थे। भारतीय प्रेस से बात करते हुए हफीज़ ने कहा, आज़ादी के बाद भारत को नेहरू जैसे नेता मिले ये सौभाग्य की बात है। हमारा दुर्भाग्य था कि हमने जिन्ना और लियाकत को जल्दी खो दिया। अब नेहरू जाने वाले हैं तो आप भी हमारे ही स्तर पर आने वाले हैं। इसी दिन दोपहर करीब 2 बजे भारत में केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम ने संसद में आकर नेहरू के निधन की खबर दी। इसकी खबर जब पाकिस्तान पहुंची तो हफीज़ जालंधरी अपने बयान को लेकर खुद को कोसते नजर आए। जालंधरी को समझाते वक्त शेख अब्दुल्ला उनके गले लगकर खूब रोए। नेहरू के लिए पाकिस्तान असेंबली में शोक व्यक्त किया गया और पाकिस्तान का झंडा शोक में आधा झुकाया गया। अब आगे चलते हैं। शेख अब्दुल्ला की बेटी खालिदा उनके काफ़ी करीब थीं, लेकिन जब राजनीतिक विरासत सौंपने की बात आई तो शेख ने बड़े बेटे फारूक को चुना। पत्रकार अश्विनी भटनागर अपनी किताब फारूक ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद 1965 में फारूक डॉक्टरी की प्रैक्टिस के लिए लंदन चले गए। उन्होंने एक ब्रिटिश महिला से शादी कर वहाँ की नागरिकता भी ले ली। 1975 में पारिवारिक वजहों से फारूक को कश्मीर लौटना पड़ा। करीब 6 साल बाद शेख अब्दुल्ला ने फारूक को समझाया कि वह पार्टी की जिम्मेदारी एक नौजवान के हाथ में सौंपना चाहते हैं। उन्होंने फारूक से कहा कि राजनीति के जरिए तुम एक डॉक्टर से कहीं ज़्यादा देश और लोगों की सेवा कर सकते हो। 1980 में शेख ने श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए फारूक को टिकट दिया। फारूक श्रीनगर से चुनाव जीत गए। 1 साल बाद ही शेख ने पार्टी की जिम्मेदारी फारूक को सौंपने का मन बना लिया। फारूक की ताजपोशी को यादगार बनाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई। सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया।
इसके बाद पार्टी और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उनकी बहन खालिदा और बहनोई के बीच सियासी जंग छिड़ गई। उस वक्त के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस में एक घटना का जिक्र किया है। मल्होत्रा लिखते हैं, 1 जुलाई की देर शाम फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने जानकारी भेजी कि 12 विधायकों के एक समूह का उनको समर्थन है। वह फारूक की सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस और इस आई के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। इस वक्त राज्य के कद्दावर नेता देवीदास ठाकुर भी शाह को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। अगली सुबह जगमोहन ने जब सरकार बर्खास्त करने का पत्र फारूक को दिया तो फारूक ने उनसे विधानमंडल बुलाकर सदन के पटल पर बहुमत का परीक्षण कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने सुबह 11 बजे के करीब इंदिरा गांधी से इस मामले पर बात की और हरी झंडी मिलते ही फारूक की सरकार बर्खास्त कर दी। 2 जुलाई की शाम ही कांग्रेस और अन्य के समर्थन से गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2002 में फारूक ने उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उमर ने गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। परिणाम जारी हुआ तो उमर करीब 2000 वोट से चुनाव हार गए थे। अपने बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी उमर की हार के बाद फारूक ने नैतिक हार स्वीकार कर ली। सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीतने के बावजूद सरकार न बनाने की घोषणा कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख गुलाम रसूल ने इस हार की 3 वजहें बताई थीं। इन चुनाव से पहले पार्टी नेताओं के बीच कलह शुरू हो गई। इसकी वजह से फारूक ने दर्जनों सीटों पर चुनाव प्रचार तक नहीं किया। 2. नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए के साथ गठबंधन महंगा पड़ा। 3. उमर अब्दुल्ला विदेश से पढ़कर राजनीति में आए थे। राज्य के लोग उन्हें बाहरी समझने लगे थे।